हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, हम पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा चुके हैं कि ठोस क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, फिर ठोसों को किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़े हैं। फिर क्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़े, फिर क्रिस्टलीय ठोसों को किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, वो सब हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे किसी भी क्रिस्टल को एक त्रिविम में संरचना के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में किस तरह से निरूपित करते हैं। तो यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टल जालक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो समझते हैं क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं। तो बोलते हैं किसी भी क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों को त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी कहते हैं किसी भी जो क्रिस्टलीय जो भी क्रिस्टल होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको अवयवी कण कहा जाता है। तो उन अवयवी कणों को एक त्रिविम में, एक स्पेस में व्यवस्थित करना क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो देखिए, समझते हैं, जैसे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी आपको एक पार्टिकल के रूप में एक गोल टाइप के दिखाई दे रहा है, ये एक इसके अवयवी कण है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इसको इस तरह से निरूपित किया गया है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे उसके लाइन को मिलाने से इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसके ज्योमेट्री को डिनोट करता है। तो यह है क्रिस्टलीय जालक। थोड़ा इसको डिटेल से समझने के लिए अभिलक्षण यहाँ पे समझते हैं इसका। सबसे पहले इसके यहाँ पे जो क्रिस्टल जालक का अभिलक्षण पढ़ते हैं, तो यहाँ पर समझेंगे कि बोलता जाता है कि पहला जो बात बोल रहा है कि क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु, मतलब अब यही कण को जालक बिंदु कहा जाता है, इसको लैटिस पॉइंट कहा जाता है। यानी पर यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर के रूप में जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक बिंदु कहने का मतलब जो पार्टिकल के रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक को डिनोट किया जाता है, इनके अवयवी कण को, इस अवयवी कण को कहते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये प्रत्येक जो जालक बिंदु है परमाणु, अणु या आयन को निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इनके इस तरह से डिनोट किया हुआ है इसके जालक बिंदु, तो इस जालक बिंदु को ही कहा जाता है, मतलब ये जो जालक बिंदु है डिनोट करता है परमाणु, अणु या आयन को डिनोट करेगा। अगला बात जो बोल रहा है, कहता है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति निर्धारित होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो भी जालक पॉइंट, मतलब लैटिस पॉइंट है, इनको एक लाइन के द्वारा, एक मतलब स्ट्रेट लाइन के द्वारा जब मिलाते हैं सभी पॉइंट को, तो एक इनका ज्यामिति बनता है, मतलब ज्योमेट्री बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी लाइन के मिला रहे हैं तो एक तरह से एक ज्योमेट्री बन रहा है, क्यूब बन रहा है, घन बन रहा है। तो ये जो है इस एक ज्योमेट्री को, एक टाइप के यहाँ पे ज्योमेट्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में 8 टोटल क्यूब बन रहा है, 4 नीचे घन है और 4 इसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो घन है, ऐसा बहुत सारे प्रकार के घन क्रिस्टल में देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब कोई भी क्रिस्टल है तो इसके आगे भी ऐसा ही, मतलब एक यूनिट होता है, मतलब घन होता है, क्यूब होता है, इसके पीछे भी क्यूब होता है। ठीक है, और जैसे बोल सकते हैं कि इसके दाएं साइड भी, मतलब इस साइड भी होता है, उस साइड पे भी होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो इस तरह से इसके चारों ओर इन किसी प्रकार के क्यूब होते हैं। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो क्यूब है, बहुत प्रकार के क्यूब का मतलब जब पुनरावृत्ति होता है, मतलब रिपीट होता है, तो एक मतलब एक पूरी क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, तो मतलब एक छोटी इकाई होता है। जिस तरह से कोई मकान बनाने के लिए हमें एक ईंट की आवश्यकता होती है, बोले तो बहुत सारे ईंटों को मिला करके पूरी मतलब मकान बनाया जाता है, मतलब रूम बनाया जाता है। तो उसी तरह से इस जालक को बनने के लिए रिपीट करता है, मतलब एक मतलब इसका बोल सकते हैं एकक कोष्टिका इसको बोलते हैं। तो यूनिट सेल से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि एकक कोष्टिका क्या है। आगे हम समझने वाले हैं एकक कोष्टिका यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझ लिए कि ये जो एकक कोष्टिका है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो होते हैं कि जैसे इनके जो इस चैप्टर में, मतलब क्लास 12 के जो सॉलिड स्टेट है, उसमें ज्यादातर घनीय एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है, इसलिए क्यूब को यहाँ पे दिखाया गया। अब अदर प्रकार के भी एकक कोष्टिका मिलते हैं। ठीक है, वो हम वहाँ पे आगे जब हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हम समझेंगे।
आगे देखिए, तो हम पढ़ते हैं पहले एकक कोशिका के बारे में, यूनिट सेल। तो बोलते हैं किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटे भाग जिसके त्रिविमीय पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। यानी जब एकक कोशिका मतलब बोला जाता है किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटे सा छोटा भाग होता है जिसके पुनरावृत्ति से मतलब बार बार जब वो रिपीट होता है, बहुत सारे मतलब वो इकाई जब मिलता है तो पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है। उस इकाई को, छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं, एकक कोशिका, यूनिट सेल कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे जो है आप समझते हैं कि देखिए सपोज आप देख सकते हैं कि अभी जो बताएं कि कोई भी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग बनता है ईंटों से। तो बहुत सारे जब ईंट मिलाते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाता है। उसी प्रकार से क्रिस्टल को बनाने के लिए मतलब यूनिट सेल होता है, मतलब रिपीट हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक इमेजिंग किया गया है, मतलब किसी भी क्रिस्टल को समझने के लिए ऐसा एक इमेजिंग किया जाता है यूनिट सेल के रूप में। एक्चुअल आप देखिएगा किसी भी जालक में तो ऐसा एक यूनिट सेल दिखाई नहीं देता है, वहां तो सिर्फ पार्टिकल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक इमेज कर करके मतलब इमेजिंग कर करके हम उसको समझते हैं, थोड़ा उनके विस्तृत स्टडी करते हैं उनके स्ट्रक्चर को एक यूनिट सेल के रूप में इमेजिंग कर करके। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं कि क्रिस्टल जालक को कुछ पैरामीटर होते हैं। तो देखिए बोला जाता है किसी भी एकक कोशिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। अब देखिए पैरामीटर क्या है, बोलते हैं कि ये जो क्रिस्टल है इनके इस तरह से मतलब एक जो किनारे मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि टोटल जैसे किनारा तो ऐसे 12 गो होते हैं, लेकिन जो इनके आमने सामने मुख्य रूप से जो 3 किनारा होंगे यहाँ पे ए, बी और ये सी है। ठीक है, अभी मतलब बोल सकते हैं कि इनके एक मतलब एक त्रिविम में स्थित होते हैं जब उनकी एकक कोशिका, तो वो 3 अक्षों में होंगे, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों अक्ष में होंगे। तो हर अक्ष पर एक साइड होगा, तो उन साइड को एक ए बी सी से निरूपित करते हैं। अब प्रत्येक अक्षों के बीच एक एंगल बनता है, तो उसको अल्फा बीटा गामा से निरूपित करते हैं। वही यहाँ बात बोल रहा है, किनारों की लंबाई को पहला जो बोल रहा है कि मतलब बोला गया है कि किसी भी एकक कोशिका को कुल 6 पैरामीटर होते हैं। पहला क्या है, किनारों की लंबाई के 3 पैरामीटर क्रमशः ए बी सी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किनारे की जो लंबाई है इस तरह से ए है, बी है और सी है। ठीक है, सेकेंड जो बोल रहा है इनके मध्य कोनों के 3 पैरामीटर है। अब देखिए इनके कोने के मध्य एंगल बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और मतलब बोल सकते हैं बी और सी के बीच में अल्फा बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जोन मतलब अल्फा यदि है तो ए के सामने, तो ए के सामने अल्फा होता है, मतलब एक भुजा के सामने वाला कोण अल्फा होता है, बी भुजा के सामने वाला बीटा होता है और सी वाला के सामने वाला कोण क्या होता है, गामा होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे अल्फा कोण जो होता है वो बी और सी के बीच में बना होता है, और बीटा जो कोण होता है वो सी और ए के बीच में बना होता है, और गामा जो है ए और बी के बीच में बना होता है। तो इस तरह से टोटल इसके 6 पैरामीटर होते हैं। आगे समझते हैं कि ये जो एकक कोशिका है इसका किस तरह से प्रकार होता है, मतलब इनके हम प्रकार, तो एकक कोशिका के थोड़ी एकक कोशिका यहाँ पर होना चाहिए, एक कोशिका यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर एकक कोशिका इसको हम लिख सकते हैं, एकक कोशिका। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर समझते हैं एक कोशिका का जो प्रकार है कुछ इस तरह से बांटा गया है कि एकक कोशिका एक सरल एकक कोशिका होते हैं, एक केंद्रित एकक कोशिका। कहने का मतलब है सरल मतलब इसमें सिंपल होता है, जो आगे हम समझेंगे डिटेल से। मतलब बोला जाता है कि इस प्रकार के जो एकक कोशिका के जो अवययी कण होते हैं सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होते हैं, कोने पर स्थित होते हैं, लेकिन कोने के अलावा अन्य भाग में जब स्थित होते हैं तो उसको केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। मतलब केंद्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अन्य भाग में होता है तो सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, कोने के अलावा कोई सेंटर पर हो, जैसे फलक के केंद्र पर हो जाएगा, उनके यूनिट सेल के कॉर्नर मतलब कोने पर मतलब सेंटर पर हो जाएगा। ठीक है, किसी एज के सेंटर पर हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटर पर होता है, इसलिए बोला जाता है केंद्रित एकक कोशिका, कोने के अलावा अन्य सेंटर पर यह मौजूद होता है। आगे देख सकते हैं कि इसी प्रकार से मतलब केंद्रित एकक कोशिका को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है पुनः। तो आप देख सकते हैं पहला है फलक केंद्रित एकक कोशिका, मतलब यहाँ पर बोलेंगे फेस सेंट्रल यूनिट सेल। तो फेस सेंट्रल यूनिट सेल को बोलते हैं कि यह इस प्रकार के मतलब एकक कोशिका में क्या होता है कि कोने के अलावा उसके फेस के सेंटर पर होता है, मतलब उसके फलक के सेंटर पर होते हैं। आगे देख सकते हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित मतलब होता है कि जैसे एकक जो भी एकक कोशिका है उनके सेंटर पर होता है। जैसे घन है तो घन का जो भी सेंटर होता है बीच में, सबसे बीच में, उसके कोने के अलावा उसके बीच में यही कण होंगे तो उसको अंतः केंद्रित बोलेंगे।
तीसरा है अत्यंत केंद्रित। अत्यंत केंद्रित कहने का अर्थ हुआ कि वो उसमें मतलब बोला जाता है किसी इन फलकों के किसी दो अपोजिट फलक के सेंटर पर होगा, मतलब इनके जो भी एक कोशिका होगा कोने के अलावा अन्य किसी दो फलक के सेंटर पर स्थित होता है, तो उसको बोलते हैं अत्यंत केंद्रित एक कोशिका, इन सेंट्रल यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कोशिका को क्लासिफिकेशन किया गया है। अब कुछ हम इसको एक कोशिका को पूरी डिटेल से पढ़ने से पहले कुछ उनके हम घन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे घन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले आप समझें कि घन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, या पहले भी देखे होंगे। घन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लीडो का जो गट्टी होता है वो भी एक तरह से मतलब जो भी आप छक्का जिसको आप कहते हैं, तो वो जो है एक घन का मतलब एक क्यूब का शेप होती है। तो ठीक है, तो क्यूब का शेप जैसे उस पर देख सकते हैं उसमें 6 फलक होती है। मतलब फलक कहने का मतलब जो जिस पर नंबर लिखा होता है पृष्ठ पर, वो 6 टाइप का होता है। ठीक है, तो वो 6 फलक होता है, 6 इसका फेस हो जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है टोटल जो ईज होगा, जो मतलब किनारा जो होता है वो 12 गो होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो होता है कि किनारों की संख्या टोटल 12 होते हैं। फेस जो होते हैं मतलब फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और कॉर्नर जो होते हैं मतलब कोन, तो कोनों की संख्या जो इसमें होती है वो 8 होता है, 8। आप देख सकते हैं 4 ऊपर है और 4 नीचे है, ये 8 कॉर्नर है। ठीक है, अब इसका बॉडी डायगोनल देखिए। बॉडी डायगोनल क्या होता है, इसको पिंड विकर्ण कहा जाता है। बॉडी डायगोनल कहने का मतलब है कि किसी भी जैसे ये जो भी मतलब ये घन है, तो जब घन के किसी एक कॉर्नर से उसके अपोजिट साइड वाला जो कॉर्नर होगा वो दो मतलब एक सेंटर से, इसके सेंटर से मिलते हुए जो जाता है विकर्ण, उसको ही बोलते हैं मतलब इसका बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल कहा जाता है। तो ये देखिए बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब किसी फेस के जो डायगोनल होता है उसको बोलते हैं फेस डायगोनल, मतलब इसके जो भी फलक है एक उसका जो विकर्ण होगा उसको बोलते हैं फलक विकर्ण। तो मतलब यहाँ पे बॉडी डायगोनल की जो संख्या होता है टोटल 4, यानी मैक्सिमम जो इसमें विकर्ण बनेगा घन के वो है 4, जिसको हम पिंड विकर्ण भी कहते हैं। आगे है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की संख्या देखिए, एक फेस पर 2 डायगोनल बनता है। तो यहाँ पर जो फेस होती है 6, 6 के ऊपर क्या बनेगा 12 हो जाएगा। तो 6 × 2 = 12। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि इसके फेस डायगोनल की लंबाई क्या होता है। तो देखिए लेंथ ऑफ फेस डायगोनल का यदि लंबाई आप निकालिएगा, सपोज डेट यहाँ पर किनारों की लंबाई यदि a मान लेते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ फेस डायगोनल का जो आता है मान वह √2a आ जाता है। आप इसका पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, तो इसका √2a आ जाता है। मतलब a जो है वो लेंथ ऑफ ईज है, मतलब किनारा की लंबाई ए हो गया। आगे देख सकते हैं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल जब निकालते हैं तो √3a। ठीक है, तो यह मतलब बोल सकते हैं बॉडी डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है। बॉडी डायगोनल मतलब ये जो इसके सेंटर से क्रॉस करता है इसके पिंड के, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की जो लंबाई होता है √2a। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेगा तो इस तरह से इसका मान आता है। मतलब इस चीज को आप याद रखिएगा। तो देखिए ये था कुछ घन की बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो हम अपना सिलेबस पर आते हैं। ये थोड़ा मैथ का टर्म है, आप इस चीज को याद रखने पड़ेगा ताकि आगे इमेजिंग करने में आसान हो, उसको समझने में आसान हो। तो यहाँ पर जो है अभी जो हम पढ़े हैं एकक कोशिका के प्रकार, तो ये सब थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ा है। अब इसको डिटेल से हम आगे करने वाले हैं। तो इसके बाद हम इस सबको पूरा डिटेल से करेंगे कि एकक किस तरह से इसको क्लास मतलब किस तरह से ये क्या से परिभाषा होता है, थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पे समझेंगे। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिफरेंस टाइप ऑफ यूनिट सेल, विभिन्न प्रकार के एकक कोशिका। फ्रेंड्स यदि बात करें तो एकक कोशिका में जो अव्ययी कण होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर, उनके पोजीशन के आधार पर एकक कोशिका को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आप इस सब चीज को पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट जो होता था आद्य एकक कोशिका प्रिमिटिव सेल, दूसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल सरल एकक कोशिका। सेकेंड जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रित एकक कोशिका को पुनः 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो देखिए यहाँ पे है अंतर केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका। तो हम एक एक करके सभी एकक कोशिकाओं को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट है सरल एकक कोशिका सिंपल यूनिट सेल। तो बताते हैं कि इस प्रकार का मतलब ऐसा एकक कोशिका होता है जिसमें जालक बिंदु मतलब अव्ययी कण केवल कोने पर स्थित हो। मतलब इस प्रकार के यूनिट सेल में जो अव्ययी कण होते हैं सिर्फ कोने पर ही स्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर में भी दिखाया गया है, ये जो यूनिट सेल है इनके अव्ययी कण सिर्फ कोने पर ही स्थित है। तो इसको हम सरल एकक कोशिका सिंपल यूनिट सेल भी कह देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है वो सब क्यूबिक यूनिट सेल का घनीय एकक कोशिका का फिगर है।
तो आप देख सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि सरल रेखा कोशिका जो होते हैं इनके व्ययी कण कहाँ है, सिर्फ कोने पर। तो इसको 3D मतलब एक हम 3D त्रिविमीय रूप में देखते हैं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कण है एक दूसरे के बहुत सटे क्लोज होते हैं, ठीक है। अब एक जालक बिंदु मतलब एक हमें जालक बिंदु दर्शाया गया है जालक रूप में क्रिस्टल में, तो ये एक इमेजिंग फिगर है, लेकिन एक्चुअल में जो होगा कौन कण ऐसा होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल है मतलब जो अव्ययी कण है इनके सेंटर पर यूनिट सेल के कॉर्नर होगा, कोना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जिसका कोन मतलब जो सेंटर पर कोन है, तो यहाँ पर कुछ देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा, मतलब एक यूनिट सेल के लिए देखेंगे तो कुछ देखने में ऐसा नजर आएगा। तो यहाँ पर बात करें तो एक कॉर्नर पर, यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर इस अव्ययी कण का कितना योगदान हो सकता है। तो ऐसा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है इस कॉर्नर को जैसे ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पहले भी बता चुके हैं कि जो भी यूनिट सेल होते हैं उनके चारों ओर भी यूनिट सेल ही होते हैं। तो इसके आगे भी है, इनके पीछे भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, चारों ओर यूनिट सेल है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इन यूनिट सेलों के कॉर्नर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि एक यूनिट सेल में इसका योगदान यदि खोज देखेंगे तो इनका योगदान जो एक यूनिट सेल में होगा वह 1/8 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी है, यदि पहले भी देख सकते हैं कि 4 नीचे था और 4 ऊपर था, ठीक है। तो यदि बीच में एक पार्टिकल हो तो उसके योगदान कितना होगा प्रत्येक यूनिट सेल में 1/8। तो ऐसे ऐसे 1/8 प्रत्येक कोना पर है, ठीक है। प्रत्येक कोने पर इसका योगदान 1/8 है। तो टोटल जो इसके कोण होते हैं वो 8 होते हैं। 8 कोनों की संख्या होता है, पहले भी देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक प्रत्येक का योगदान मतलब 1/8 है। तो यहाँ पर कुल कोनों की संख्या यदि निकालेंगे तो 8 कोने हैं, ठीक है। अब प्रत्येक पर योगदान कितना है 1/8 भाग प्रति कण प्रति कोना, ठीक है। तो प्रति कोने पर जो है 1/8 है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा 8 × 1/8 इक्वल टू 1, यानी सिंपल यूनिट सेल में अव्ययी कणों का जो कुल योगदान है वह 1 है, ठीक है, जिसको हम याद रखेंगे। दूसरा जो है अंतः केंद्रित एकाक कोशिका, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। तो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें जालक बिंदु मतलब अव्ययी कण कोने के अलावा पिंड के केंद्र पर हो, ठीक है। मतलब इस प्रकार का एक कोशिका जो होगा कोना पर तो एक अव्ययी कण रहबे करेगा, उनका जालक बिंदु कोना पर के साथ साथ इनके केंद्र पर मतलब इनके जो भी पिंड का केंद्र है उस पर भी स्थित होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में जो दिखाया गया है इनके अंत केंद्र पर एक है और प्रत्येक कोने पर है, ठीक है। इसको 3D में देखेंगे, इमेजिंग करेंगे तो कुछ ऐसा नजर देखने को आएगा, ठीक है, कि इसके जो अव्ययी कण के कोने पर इनके यूनिट सेल के कॉर्नर होता है, ठीक है। एक जो पार्टिकल है इसके बीच में इस तरह से नजर आ रहा है। तो आगे यदि बात करें तो इनके एक यूनिट सेल को यदि देखें तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि इनके कॉर्नर पर 1/8 योगदान है और बीच में इसका जो इनके अव्ययी कण है वो पूरा यूनिट सेल में योगदान हो रहा है। तो यहाँ पर कुल कण जो होंगे 8 कोनों पर, इनके 8 कोण हैं प्लस अंतः केंद्र पर कण। तो 8 कोनों पर जो कण होंगे वो इस तरह से होंगे 8 × 1/8, ठीक है। मतलब यहाँ पर अंतः केंद्रित पर क्या है पूरा 1 योगदान हो रहा है, तो इस तरह से 1 लिखेंगे। टोटल योगदान जो होगा 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अंतः केंद्रित एकाक कोशिका में अव्ययी कणों का जो योगदान होता है वह 2 होता है, ठीक है। यानी कुल जो कण होंगे इसमें 2 होंगे। थर्ड जो है फलक केंद्रित एकाक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है, देखते हैं कि मतलब बोलते हैं कि ऐसा एकाक कोशिका होती है जिसमें जालक बिंदु मतलब अव्ययी कण कोने के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है। मतलब कोने के अलावा कहाँ रहते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होगा, माने प्रत्येक फलकों पर स्थित होता है, ठीक है। कोना पर तो रहबे करेगा, उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी स्थित होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको इमेजिंग थोड़ा 3D में करते हैं एक यूनिट सेल को तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, कि प्रत्येक कोना पर 1/8 इसका योगदान हो रहा है। अब बीच फलक पर जो योगदान होगा 1/2 होगा प्रत्येक फलक पर। इसके साइड में भी यूनिट सेल होते हैं, इसके साइड में जब यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल का भी योगदान इसमें आधा और इसमें भी आधा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, किसका योगदान हो रहा है, इसमें आधा इसमें भी आधा। तो ऐसे यूनिट सेल इसके चारों ओर है तो सब में योगदान आधा आधा होता है फलक पर, ठीक है। तो इस तरह से कुल कण जो आएंगे कोनों पर कणों की संख्या, अब फलक कितने होते हैं तो 6 होते हैं, तो 6 फलकों पर कण। तो देख सकते हैं कोना पर तो हर समय 1 आएगा, तो 1 देखिए प्रत्येक कोनों पर जो होगा 1/8 होता है, मतलब एक कोने पर तो सबको मिला करके मतलब 8 × 1/8 तो 1 आ गया, 6
जो होगा 6 इसके फलक पर है, 1/2 जो है इसका एक फलक पर योगदान है। तो कुछ ऐसा आएगा, 6 लिखेंगे, 6 इंटू 1/2, तो इसे कैलकुलेशन करके इस तरह से आएगा 1 + 3। ठीक है, तो ये 3 जो हुआ टोटल फलकों पर जो योगदान हो रहा है वो 3 और एक कोना पर हो रहा है, तो टोटल जो कण इसमें हो रहे हैं 4, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या कुल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर एकक कोशिका, इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। तो आगे भी बोलेंगे कि बोलते हैं कि इस प्रकार के एकक कोशिका में जालक बिंदु मतलब अव्ययी कण कोनों के अलावा किसी दो विपरीत फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो होंगे कोने के अलावा कहाँ रहेंगे, फलक किसी दो मतलब किसी विपरीत फलक के केंद्र पर, किसी दो विपरीत फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पर जो है एकक कोशिका जो है यहाँ पर दो फलकों के केंद्र पर स्थित है और कोना पर भी स्थित है। ठीक है, तो एक 3D में इमेजिंग करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि जो कोना पर है 1/8 इसका योगदान हो रहा है और फलक पर 1/2 हो रहा है। ठीक है, तो कुल कणों की जो संख्या होंगे वह देख सकते हैं कुछ ऐसा, इस तरह से लिखेंगे, 8 कोनों पर स्थित है और 2 फलक पर है। ठीक है, तो 2 फलक पर देख सकते हैं 8 कोनों पर है स्थित है, तो 1/8 तो उसका योगदान हो रहा है, तो टोटल 1 आएगा, मतलब 8 × 1/8 करेंगे प्लस 2 पर स्थित है, तो 2 × 1/2, एगो पर योगदान 1/2 है, तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + 1 × 2, मतलब 2 जो होगा, मतलब 2 जो है मतलब 2 जो कण है ये अंतः केंद्रित एकक कोशिका इंड सेंटर यूनिट सेल में 2 कण का योगदान इसमें होता है। इस प्रकार से जितने प्रकार की यूनिट सेल को देखें यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम ब्रेवलाइटिस के थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसके पूरा डिटेल से सब यूनिट सेल इनके पूरा विस्तार से हमें बात करने वाले हैं। ठीक है, वहां पर हम सब देखेंगे इनके रेडियस के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ठोस के विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के एकक कोशिका होते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ब्रेव नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उसने क्या किया था कि ठोस के विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों को अध्ययन किया, स्टडी किया और पाया कि विभिन्न प्रकार के ठोस के क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के एकक कोशिका होते हैं। तो इसके बारे में हम सही से समझने के लिए इस कंसेप्ट को हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं। तो आइए हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र। तो बोला जाता है कि एकक कोशिका को पैरामीटर मतलब अक्षीय लंबाई एवं अक्षीय कोण के आधार पर 7 क्रिस्टल समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। एकक कोशिका का जो पैरामीटर होता है, जैसे पहले ही बता चुके हैं पैरामीटर को, जैसे अक्षीय लंबाई ABC, ठीक है, और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। तो इसके आधार पर एकक कोशिका को 7 क्रिस्टल समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर जो बताया था, अब ब्रेव ने क्या बताया था कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, जिन्हें हम ब्रेवलाइटिस कहते हैं, यानी ब्रेव जालक कहते हैं। मतलब इन 7 प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र है उसमें टोटल जो यूनिट सेल होगा सभी में मिला करके वो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं, जिन्हें हम ब्रेवलाइटिस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ फिगर बनाए हुए हैं। तो आइए हम इस सब चीज को एक ही बार में अच्छे से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि बात करें तो 7 क्रिस्टल जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट जो होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम वो होता है क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय एकक कोशिका ऐसे बोलते हैं। अगला है चतुष्फलकीय, दूसरा जो है चतुष्फलकीय मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाच। फोर्थ है रोम्बोहेड्रल, दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिसमन्ताज। ठीक है, और 5 जो होता है हेक्सागोनल, षष्टकोणीय। अब 6 जो है मोनोक्लिनिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकंताज। और 7 जो है वो ट्राइक्लिनिक, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिनताज। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत से देखने वाले हैं। तो यदि बात करें तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, अब यहाँ पे किस तरह से इनके पैरामीटर है पहले भी बता चुके हैं, तो इनमें किस तरह से पैरामीटरों का डिफरेंस है सब में, वो सबको देखने वाले हैं। और ये पैरामीटर को डिफरेंस होने की वजह से वो किस प्रकार की वो शेप बनाते हैं, वो आकार बनाते हैं, मतलब यूनिट सेल बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इनका कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कि इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं किस प्रकार के पदार्थ में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ये सब हम पूरे देखने वाले हैं एक साथ। तो पहले समझेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब क्यूबिक घनीय, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो देखिए आप इसको हिंदी में बोलते हैं घनीय क्रिस्टल तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, इसके मतलब बोला जाए तो ये जो होते हैं इनका अक्षीय लंबाई जैसे ए बी सी, ठीक है, ये दूसरे का इक्वल होता है, मतलब सभी इनके जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और अक्षीय एंगल जो होगा ये भी जैसे बोला तो ये सब जो है कौन इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इनका जो मान होता है 90 डिग्री, तीनों जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इन्हें बोल सकते हैं कि क्यूबिक मतलब घनीय क्रिस्टल तंत्र ऐसा क्रिस्टल तंत्र होता है जिसके अक्षीय लंबाई एक दूसरे का इक्वल हो और अक्षीय कोण भी इक्वल हो और जिसका मान 90 डिग्री का हो, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, घनीय क्रिस्टल तंत्र कहेंगे। अब इसको बोल सकते हैं कि इसमें इस क्रिस्टल तंत्र में कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल यूनिट आते हैं, मतलब ब्रेव लैटिस होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। देखिए तो इस प्रकार के क्रिस्टल में ये देखिए 3 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट तो प्रिमिटिव होगा। एक बात और याद रखिएगा कि प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होगा वो सभी क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव हो ही, मतलब सभी में होगा। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल यदि बोले तो आध एकक कोशिका, जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं, मतलब सरल कोशिका कहेंगे, तो सभी में पाया जाता है वो आध एकक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो घनीय एकक कोशिका है जिसके अक्षीय लंबाई दूसरे के इक्वल होता है और सभी कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से यूनिट सेल आएंगे। तो फर्स्ट आता है प्रिमिटिव मतलब सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल जो होता है जिसके सिर्फ अवयवी कण जो होते हैं प्रत्येक कोने पर होते हैं, सिर्फ कोने पर ही होते हैं, तो सिंपल यूनिट सेल आ गए। और अगला होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर जैसे बोले तो ये कोने के अलावा इसके सेंटर, मतलब ये इस पिंड के सेंटर पर भी रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। आगे देखिए तीसरा जो इसमें आ जाता है वह एफसीसी, मतलब बोले तो फेस क्यूबिक यूनिट सेल आ जाता है। मतलब बोले तो इनके कोने के अलावा, ठीक है, कोने के अलावा इनके फलक के केंद्र पर आते हैं। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो देखिए इस तरह से टोटल इसमें आते हैं 3 यूनिट सेल, तो 3 यूनिट सेल आ जाते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखिएगा तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे मरकरी है, एजी है, एयू है, NaCl है, ठीक है, ZnS है, KCl, ETC, ये सब जो है ये सब क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब इस प्रकार के पदार्थ में इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं दूसरा टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चतुष्फलकीय बोलेंगे कि इसके इस प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम में जो होता है दो साइड इक्वल होता है, लेकिन तीसरा साइड जो होगा अनइक्वल होगा। ठीक है, वो असमान होगा। अब इसके कोण, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका आकृति कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में 2 प्रकार के यूनिट सेल आते हैं। तो 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, एक तो प्रिमिटिव रहेगा, ठीक है, और प्रिमिटिव मतलब प्रत्येक कोने पर होगा, इसके अवयवी कण होगा। और दूसरा हो सकता है बॉडी सेंटर, मतलब प्रत्येक कोने के अलावा इसके बॉडी पर भी, बॉडी के सेंटर पर भी होगा, इस पिंड के केंद्र पर होगा। ठीक है, अब इस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो किस प्रकार के पदार्थ में पाया जाता है, तो कुछ इसका एग्जांपल है व्हाइट टिन, ZnO2, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और TiO2। तो इस प्रकार के पदार्थ में, ठीक है, ये टेट्रागोनल चतुष्फलकीय का कोशिका होगा। आगे देखने वाले हैं तीसरा ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक बोले तो विषम लंबाक्ष बोलते हैं। अब इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में जो अक्षीय लंबाई होता है वो एक दूसरे के अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब एक दूसरे के असमान होता है। ठीक है, कोई बराबर नहीं होगा। विषम मतलब असमान, मतलब एक दूसरे कोई बराबर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल, एक सुटेबल एग्जांपल देख सकते हैं ईंटे को। आप ईंटे को देखते हैं तो उसका कोई साइड इक्वल नहीं होता है। आप कोई भी ईंटा को एग्जांपल लेते हैं तो उसका लंबाई ऐसे मान के चलते हैं 10 इंची और चौड़ाई 5 इंची। ठीक है, अब एक जो मोटाई होता है उसका वो होता है 2.5 इंची। तो कुछ इस प्रकार से, मतलब कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ईंट इसका एक मतलब सुटेबल उदाहरण हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यह भुजा अनइक्वल होता है, और साइड जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो उसमें कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं इसमें सबसे ज्यादा यूनिट सेल पाया जाता है। यानी बोले तो ऑर्थोरोम्बिक में, विषम लंबाक्ष में सबसे ज्यादा यूनिट सेल आता है। तो यूनिट सेल की संख्या होती है 4। अब देखिए कौन कौन आते हैं। तो फर्स्ट प्रिमिटिव आएगा। फर्स्ट प्रिमिटिव मतलब कोने पर रहेगा। दूसरा है इन सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं अत्य यूनिट सेल, अत्य
यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें कौन जैसे बोले तो ये कोने के अलावा फलक के मतलब विपरीत दो फलकों के केंद्र के बीच में होता है, ठीक है। फलकों के दो फलक के केंद्र के बीच में होगा, अपोजिट साइड में कोने के अलावा, तो इसको बोलते हैं इन सेंटर। आगे है बॉडी सेंटर, अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो अंत केंद्रित एकक कोशिका मतलब कोने के अलावा इसके केंद्र पर रहेगा, तो इसको देखिए बॉडी सेंटर हो जाएगा, इसको कहेंगे। अगला है फेस सेंटर। तो फेस सेंटर मतलब फलक केंद्रित। तो इसमें क्या होता है कि कोने के अलावा फलक के प्रत्येक फलक के बीच मतलब उसके केंद्र पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब बोलते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल जो होता है वो 4 प्रकार के यूनिट सेल पाया जाता है। तो देखिए इस प्रकार क्रिस्टल तंत्र में सबसे ज्यादा यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे जैसे बोल सकते हैं इस प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र में इसका एग्जाम्पल हो सकता है और रोम्बिक सल्फर, ठीक है, रोम्बिक सल्फर हो जाएगा। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। आगे है BaSO4 हो जाएगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है कुछ ऑर्थोरोम्बिक के। आगे देखते हैं रोम्बोहेड्रल, जिसका दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं त्रिमंताज, ठीक है, त्रिसमंताज, ठीक है। और इसका जैसे अक्षीय लंबाई देख सकते हैं, तो अक्षीय लंबाई है इसका एक जो होगा साइड एक दूसरे का इक्वल होगा, ठीक है। और जो कोण होगा ये दो कोण इसका होता है मतलब इक्वल होता है, दो कोण इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये जो कोण होता है, सॉरी, ये जो कोण कोई भी कोण इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई भी कोण जो है इक्वल है लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं रहेगा। मतलब इनके कोण इक्वल है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फिगर को, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। त्रिसमताज को मतलब रोम्बोहेड्रल का कुछ ऐसा फिगर बनेगा, क्योंकि इसका साइड तो सब इक्वल होता है लेकिन कोण भी इक्वल होगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोण भी अनइक्वल होता है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के इसका फिगर बनेगा। इसमें एक ही प्रकार के यूनिट सेल आते हैं, ओनली फॉर प्रिमिटिव, मतलब बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल आएगा, सिर्फ कोने पर ही इनके अभिकर्ण होंगे। तो इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का कुछ एग्जाम्पल होता है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। कैल्साइट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट CaSO4 कहते हैं। अगला है सिनेबार, ठीक है, AgS। तो ये जो है बोल सकते हैं इस प्रकार के पदार्थ में कुछ ऐसा यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो आगे है हेक्सागोनल षष्टकोणीय, 5 नंबर है हेक्सागोनल षष्टकोणीय। तो षष्टकोणीय एकक कोशिका में अक्षीय लंबाई मतलब बोला जाता है इनके जो साइड होते हैं दो साइड इक्वल होगा, तीसरा साइड अनइक्वल होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार क्रिस्टल से परिचित हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इस तरह से इनका एंगल बनता है, यहाँ पर होता है कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री का होता है और गामा 120 डिग्री के, क्योंकि इसमें जो है षष्टकोणीय मतलब इसके 6 भुजा है। तो ये कोण इसमें ऊपर वाला जो होगा ये, और नीचे वाला ऊपर वाला जो इसमें जो बन रहा है फिगर षष्टकोणीय, तो उसमें इसका कोण 120 डिग्री मतलब गामा 120 और दोनों करे से जो 90 इधर बनेगा। तो इस तरह से कुछ मतलब अल्फा और बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। और साइड में भी बात करें तो साइड दो साइड इक्वल होगा, A और B जो होगा इक्वल होगा और तीसरा देखिए अनइक्वल, C जो होगा अनइक्वल। तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। अब इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में एक ही प्रकार के एकक कोशिका होते हैं, ठीक है। अब इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेफाइट, ठीक है, ZnO2 CdS। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर से आपको परिचित होंगे। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा ही प्रकार के होता है। आप देख सकते हैं ग्रेफाइट में षष्टकोणीय होता है, जो कार्बन के जो होते हैं रिंग टाइप के बना हुआ होता है, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मतलब बोल सकते हैं कि हेक्सागोनल को जो क्रिस्टल तंत्र है वो ग्रेफाइट में पाया जाता है, ठीक है। आगे छठा है मोनोक्लिनिक जिसको बोलते हैं एकंताज, ठीक है। इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में इनके जो अक्षीय लंबाई होते हैं एक दूसरे के अनइक्वल, बिल्कुल अनइक्वल, मतलब कोई भी तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगा। और अल्फा और बीटा बराबर 90 डिग्री होगा लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र कुछ ऐसा फिगर बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दूसरे का जो भी साइड है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। और दो कोण इसमें अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा अल्फा ये देखिए बीटा अगर होंगे तो बराबर, गामा बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गामा बराबर नहीं है, तो कुछ ऐसा फिगर बना। अब इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में दो प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। तो देखिए दो प्रकार के, एक तो सिंपल क्यूबिक सेल होगा, एक है SC सिंपल क्यूबिक सेल, अब एक है इंड सेंटर, ठीक है। एक इंड सेंटर मतलब दो गो साइड पर दो फलक के केंद्र पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के यूनिट सेल इसमें आएगा, इसमें मोनोक्लिनिक में। तो आप देख सकते हैं मोनोक्लिनिक का उदाहरण जैसे आता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। अब Na2SO4
10H2O। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। आगे है 7वां है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक देखिए, ट्राइक्लिनिक मतलब ट्राई मतलब 3, आप देख सकते हैं, मतलब तीनों अनइक्वल, कौन भी इक्वल होगा, अब इसका साइड भी इक्वल। तो ट्राई क्लिनिक में जैसे बोल सकते हैं कि अक्षीय लंबाई एक दूसरे के बिल्कुल अनइक्वल है, ठीक है, और अक्षीय कोण भी अनइक्वल रहेगा, मतलब 90 डिग्री कोई बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का कुछ फिगर ऐसा बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पर जो है साइड एक दूसरे को अनइक्वल है, मतलब साइड जो है एक दूसरे के अनइक्वल है, और दूसरा बोल सकते हैं कि यहाँ कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र सिस्टम में एक ही प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। अब इसका जो उदाहरण होगा K2Cr2O7, ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका उदाहरण हो गया। अगला है CaSO4 5H2O, ठीक है। फिर अगला है जो दूसरा उदाहरण हो जाएगा अगला H2BO3, ठीक है। तो ये सब देखिए इस प्रकार के पदार्थ में ट्राइक्लिनिक मतलब क्रिस्टल तंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये थे आज एक क्रिस्टल सिस्टम, हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसको याद रखने के लिए कि कितने क्रिस्टल सिस्टम में, मतलब इस कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल पाए जाते हैं, कितने यूनिट सेल होते हैं, तो उसके लिए एक नाम से आप याद रखिएगा। कुछ ऐसा आप अपने ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्यूबिक टेट्राहेड्रल जो है, तो इसके फर्स्ट लेटर को आप लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर को सभी जो क्रिस्टल सिस्टम है के जो नेम है उसके फर्स्ट यदि लेटर लेते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा CT, ठीक है, CTOR HMT। तो CTOR HMT कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगर तीनों को हम मतलब सातों को टोटल लेंगे तो, ठीक है। अब क्रिस्टल सिस्टम मतलब बोले तो इस क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल कितने होंगे, तो कुछ ऐसे एक नंबर से याद रखें कि इसमें जो था वो होते हैं 3, ठीक है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में C से मतलब क्यूबिक, जो इसमें 3 एका कोष्टिका था, ठीक है। अब टेट्रागोनल में जो है T से मतलब टेट्रागोनल, ठीक है, दूसरा बार में जो T है वो टेट्रागोनल, अब अंतिम में जो है ट्राई क्लिनिक हो गया, ठीक है। तो शुरू में जो है दूसरा नंबर पर T, उसको बोलेंगे टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में देख सकते हैं कितना है यूनिट सेल, तो 2 है, ठीक है। अगला है ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल O से ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो अब है मतलब रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल मतलब ट्राइगोनल भी कहते हैं। तो इसमें कितने हैं यूनिट सेल, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसी तरह से हेक्सागोनल में भी 1 है। मोनोक्लिनिक 2 है, ठीक है। अब देखिए ट्राइक्लिनिक में 1 है। तो अब टोटल देख सकते हैं, इसको जोड़ के अगर टोटल करिएगा तो देखिए 14 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 5 हुआ, 5 और 4 यदि देखे तो 9, ठीक है। और 9 और यहाँ पे देखिए 5, तो 14 हो गया। तो निकलने का मतलब, तो ऐसे याद रखिए कि CTOR HMT, ठीक है, ऐसा कुछ कंपनी का नाम है। उसका मोबाइल नंबर जो है कुछ ऐसा है 3241 121, 3241 121। आप ऐसे याद रखें। अब इससे आप याद रख सकते हैं कि किस प्रकार क्रिस्टल तंत्र में कितने एका कोष्टिका होते हैं, तो कुछ ऐसा याद रखें। और याद रखने के लिए कुछ इस चीज को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके हम यदि पैरामीटर को याद रखना होगा तो कुछ ऐसा ही करके हम याद रखेंगे, ठीक है। कि आप देख सकते हैं शुरू में जो है दोनों इक्वल होगा, दूसरा बार में देखें कि ट्राइगोनल में एक जो है साइड सिर्फ अनइक्वल है, ठीक है। अगला में देखें कि टोटल साइड अनइक्वल है, अब ये 90 डिग्री का टोटल है, ठीक है। अब चौथा में देखें रोम्बोहेड्रल में देखें कि ये सब इक्वल है, लेकिन यहाँ तो अल्फा बीटा इक्वल, गामा अनइक्वल, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो यही था क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए इन सभी क्रिस्टलों सिस्टम में जो हमारे सिलेबस में जो विस्तृत रूप से पढ़ना है वो सिर्फ घनीय एका कोष्ठक के बारे में जानना है, ठीक है। तो घनीय एका कोष्ठक के बारे में हम संपूर्ण यहाँ पर जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले विस्तृत से घनीय एका कोष्ठक के बारे में नेक्स्ट बार में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घनीय एकक कोष्टिका। घनीय एकक कोष्टिका के बारे में पूरे विस्तृत से जानने वाले, उनके किस तरह से एनालिसिस होता है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर और कुछ बेसिक टर्म के बारे में आगे हम जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।